राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2 के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन किया था। आज का हमारा विषय है विक्रय की संविदा क्या है तथा विक्रय की संविदा के आवश्यक तत्व क्या है। तो विक्रय की संविदा को माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 4 की उपधारा 1 में परिभाषित किया गया है। धारा 4 की उपधारा 1 के अनुसार माल के विक्रय की संविदा ऐसी संविदा है जिसके द्वारा विक्रेता माल में की संपत्ति क्रेता को कीमत पर अंतरित करता है या अंतरित करने का करार करता है। तो विक्रय की संविदा क्या है? जिसके द्वारा विक्रेता माल में की संपत्ति क्रेता को कीमत पर अंतरित करता है या अंतरित करने का करार करता है। तो इस परिभाषा के आधार पर विक्रय की संविदा में विक्रय तथा विक्रय का करार दोनों शामिल है। विक्रय का अर्थ जहाँ की माल में की संपत्ति विक्रेता से क्रेता को विक्रय की संविदा के अधीन अंतरित हो जाती है, वहाँ वह संविदा विक्रय कहलाती है। तो विक्रय का अर्थ क्या है? जहाँ की माल में की संपत्ति विक्रेता से क्रेता को विक्रय की संविदा के अधीन अंतरित हो जाती है, तो वहाँ संविदा विक्रय कहलाती है। अब हम देखते हैं विक्रय का करार क्या है। तो जहाँ माल में की संपत्ति का अंतरण किसी आगामी समय में या किसी ऐसी शर्त के अधीन होना जो तत्पश्चात पूरी की जाती है, वहाँ संविदा विक्रय करने का करार कहलाती है। तो विक्रय की संविदा में विक्रय तथा विक्रय का करार दोनों शामिल है। विक्रय में तो स्वामित्व का विक्रेता से क्रेता को तुरंत अंतरित हो जाता है, जबकि विक्रय के करार में स्वामित्व क्रेता को तुरंत अंतरित न होकर किसी आगामी समय पर या किसी शर्त के पूरी होने पर अंतरित होता है। धारा 4 की उपधारा 4 के अनुसार विक्रय करने का करार विक्रय हो जाता है जब वह समय बीत जाता है या वह शर्तें पूरी हो जाती है जिसके अधीन माल की संपत्ति अंतरित हो जाती है। तो उपधारा 4 में ये बताया गया है कि विक्रय करने का करार कब विक्रय हो जाता है। तो उपधारा 4 के अनुसार विक्रय का करार तब विक्रय हो जाएगा जब वह समय बीत जाएगा या वह शर्तें पूरी हो जाएगी जिसके अधीन माल की संपत्ति अंतरित की गई है। तो विक्रय का करार विक्रय में कब बदलेगा? जब वह समय बीत जाएगा या वह शर्तें पूरी हो जाएगी जिसके अधीन माल में की संपत्ति अंतरित होनी है, या जिन शर्तों पे माल का विक्रय किया गया है वह शर्तें जैसे ही पूरी हो जाएगी तो विक्रय का करार विक्रय में बदल जाएगा। अब हम देखते हैं विक्रय और विक्रय के करार में क्या अंतर है। तो जो महत्वपूर्ण अंतर है वह विक्रय में माल विक्रेता से क्रेता को तुरंत अंतरित हो जाता है। जैसे ही विक्रय में तो माल विक्रेता से क्रेता को तुरंत अंतरित हो जाता है, जबकि विक्रय के करार में माल आगामी किसी समय या शर्त के पूरा होने पर अंतरित करने का करार किया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण अंतर है भाई। विक्रय में तो जो माल विक्रेता से क्रेता को तुरंत अंतरित हो जाता है, जबकि विक्रय के करार में माल आगामी किसी समय या शर्त के पूरा होने पर अंतरित करने का करार किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं विक्रय एक निष्पादित संविदा होती है, जबकि विक्रय का करार निष्पादित योग्य संविदा होती है जिसका निष्पादन फ्यूचर में किया जाएगा। विक्रय में माल का स्वामित्व ऑनरशिप व कब्जा पोजीशन दोनों क्रेता को प्राप्त हो जाता है। तो विक्रय में माल का स्वामित्व और कब्जा दोनों ही क्रेता को प्राप्त हो जाता है, जबकि विक्रय के करार में माल का स्वामित्व व कब्जा दोनों विक्रेता के पास ही रहते हैं। तो विक्रय के करार की दशा में माल का स्वामित्व व कब्जा दोनों विक्रेता के पास में रहते हैं। विक्रय में माल की जोखिम क्रेता को अंतरित हो जाती है। तो जैसे ही विक्रय किया जाता है वैसे ही माल की जोखिम क्रेता को अंतरित हो जाएगी, जबकि विक्रय के करार में माल की जोखिम विक्रेता के
पास ही रहती है जब तक विक्रय पूरा नहीं हो जाता है। विक्रय में माल निश्चित व विनिर्दिष्ट होता है, जबकि विक्रय के करार में माल का विनिर्दिष्ट होना आवश्यक नहीं है। विक्रय में क्रेता को माल का पूर्ण स्वामित्व मिल जाता है और क्रेता को अधिकार होता है कि वह अपनी इच्छानुसार स्वयं माल का उपभोग करें या किसी अन्य को वह माल अंतरित कर दे। तो विक्रय में क्रेता को माल का पूर्ण स्वामी हो जाता है। जैसे ही विक्रय किया जाता है वैसे ही माल का पूर्ण स्वामित्व किसके पास आ जाता है? क्रेता को आ जाता है। क्रेता अपनी इच्छा अनुसार माल का उपभोग कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार ही माल को अन्य व्यक्ति को अंतरित कर सकता है, जबकि विक्रय के करार में स्वामित्व विक्रेता के पास ही रहता है। अतः क्रेता को माल अपनी इच्छा अनुसार उसको उपभोग करने या अंतरित करने का अधिकार नहीं होता है। अब हम माल विक्रय की संविदा में किन किन आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। सामान्य संविदा के आवश्यक तत्वों के साथ विक्रय की संविदा में निम्न आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है या निम्न आवश्यक तत्वों का पूरा किया जाना आवश्यक है। प्रथम जो आवश्यक तत्व है वह है दो पक्षकार। तो विक्रय की संविदा में भी दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। दो पक्षकार में प्रथम एक पक्षकार विक्रेता कहलाता है और दूसरा पक्षकार क्रेता कहलाता है। विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो माल का विक्रय करता है या विक्रय करने का करार करता है। विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो माल का क्रय करता है या क्रय करने का करार करता है। अब क्रेता और विक्रेता दोनों ही संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा करने के लिए सक्षम होने चाहिए। तो विक्रेता तथा क्रेता संविदा करने के लिए सक्षम होने चाहिए। अब संविदा करने के लिए सक्षम कौन होगा? वह व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम होगा जो वयस्क हो और स्वच्छित मस्तिष्क का हो। तो संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 में प्रावधान किया गया है कि वह व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो वयस्क हो और स्वच्छित मस्तिष्क का हो और उस विधि जिसके अधीन है उसके तहत वह संविदा करने के लिए निरस्त घोषित नहीं किया गया हो। तो क्रेता और विक्रेता का वयस्क होना आवश्यक है और स्वच्छित होना आवश्यक है तथा विक्रेता व क्रेता में स्वतंत्र सहमति का होना आवश्यक है। तो विक्रय की संविदा तभी वैध मानी जाएगी जब माल का क्रय विक्रय करते समय क्रेता व विक्रेता के मध्य क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र सहमति। यदि सहमति दबाव में, परिपीड़न के सर में, असमयस्क द्वारा या कपट या मिथ्या व्यवदेशन द्वारा या भूल का प्रभाव द्वारा कारित की गई है तो वह संविदा शून्यकरणीय संविदा कहलाएगी। और इस संबंध में प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 13 से 22 के अंतर्गत दिए गए हैं। अतः क्रेता व विक्रेता में स्वतंत्र सहमति का होना आवश्यक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है माल का परिधान। माल का परिधान विक्रेता से क्रेता को होना आवश्यक है। माल का परिधान तुरंत या भाई तिथि पर किया जा सकता है। तो माल का परिधान या तो तुरंत किया जा सकता है या भाई तिथि भी किया जा सकता है। इसी प्रकार माल का परिधान किस्तों में भी किया जा सकता है। तो विक्रय की संविदा में माल का परिधान होना आवश्यक है। माल के परिधान के संबंध में निम्न और माल धारा 6 के अनुसार माल को 3 प्रकार का समझा जा सकता है। तो धारा 6 में 3 प्रकार का माल के बारे में प्रावधान किया गया है: वर्तमान माल, भावी माल और समाश्रित माल। तो वर्तमान माल वह माल होता है जो विक्रय के समय क्रेता के स्वामित्व कब्जे में है, वह वर्तमान माल कहलाता है। तो वर्तमान माल वह माल कहलाता है जो विक्रय के समय विक्रेता के स्वामित्व कब्जे में हो, उसको वर्तमान माल कहते हैं। भावी माल वह माल है जो विक्रय की संविदा के पश्चात उसका विनिर्मित किया जाना हो, उत्पादित किया जाना हो या अर्जित किया जाना हो,
वह भावी माल कहलाता है। और समाश्रित जो माल होता है वह माल होता है जिसका क्रेता द्वारा अर्जन ऐसी अनिश्चित घटना पर निर्भर है, जो घटित हो या न हो वह संयोगिक माल कहलाता है। तो धारा 6 के अनुसार माल 3 प्रकार का होता है, वर्तमान माल, भावी माल और समाश्रित माल। उपरोक्त तीनों प्रकार के माल के संबंध में विक्रय की सुविधा की जा सकती है। वर्तमान माल के संबंध में, भावी माल के संबंध में तथा समाश्रित माल के संबंध में, तीनों ही प्रकार के माल के संबंध में विक्रय की सुविधा की जा सकती है। अब माल के परिधान के संबंध में निम्न बातें महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी बातें परिधान के संबंध में महत्वपूर्ण है? तो प्रथम महत्वपूर्ण बात है संविदा से पूर्व माल का नष्ट होना। अगर संविदा की उससे पूर्व माल नष्ट हो जाता है तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो धारा 7 के अनुसार यदि विधिनिष्ठ माल विक्रय की संविदा से पूर्व नष्ट हो जाता है और विक्रेता को इसका ज्ञान नहीं है तो ऐसी संविदा शून्य मानी जाएगी। धारा 7 के अनुसार यदि विधिनिष्ठ माल विक्रय की संविदा से पूर्व नष्ट हो गया है तो विक्रेता को इसका ज्ञान नहीं है तो ऐसी संविदा शून्य मानी जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है विक्रय से पूर्व किंतु विक्रय करने के करार के पश्चात माल का नष्ट होना। अगर विक्रय से पूर्व किंतु विक्रय के करार करने के पश्चात माल नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस संबंध में प्रावधान भारतीय संविदा माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 8 में किया गया है, जिसके अनुसार यदि विक्रय का करार विधिनिष्ठ माल के लिए है और जोखिम क्रेता को अंतरित होने से पूर्व दोनों पक्षकारों के कसूर के बिना, मतलब दोनों पक्षकार के फॉल्ट के बिना माल अगर नष्ट हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वह संविदा के अनुरूप नहीं रह जाता और माल संविदा के अनुरूप नहीं रह रहा है तो करार शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बात है परिधान के संबंध में, जोखिम का माल के साथ संक्रांत होना। तो जो परिधान के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात है जिसका उल्लेख माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 26 में किया गया है, जिसके अनुसार जोखिम प्रथम दृष्टया माल के साथ संक्रांत हो जाती है। तो धारा 26 के अनुसार जब तक कि अन्यथा करारित न हो, मतलब जब तक कि अन्यथा कोई करार नहीं किया गया हो, माल तब तक विक्रेता की जोखिम पर रहता है। अगर इसके विपरीत कोई करार नहीं किया गया हो तो माल तब तक विक्रेता की जोखिम पर ही रहेगा। माल विक्रेता की जोखिम पर रहेगा जब तक उसमें की संपत्ति क्रेता को अंतरित नहीं हो जाती। यदि अन्यथा कोई इसके विपरीत कोई करार नहीं किया गया हो तो माल की जोखिम किसकी होगी? विक्रेता की होगी, जब तक कि संपत्ति क्रेता को अंतरित नहीं हो जाती। तो धारा 26 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि जब तक संपत्ति क्रेता को अंतरित नहीं हो जाती तब तक किसी विपरीत करार के अभाव में उस माल की जोखिम विक्रेता के पास ही रहती है। परंतु जब उसमें की जब वह संपत्ति क्रेता को अंतरित हो जाती है तब चाहे परिधान किया गया हो या नहीं किया गया हो, माल क्रेता की जोखिम पर रहता है। पर जैसे ही माल का अंतरण क्रेता को अंतरित किया जाता है वैसे ही चाहे वह परिधान किया गया हो या नहीं किया गया हो, माल क्रेता की जोखिम पर रहता है। तो धारा 26 में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि जब तक कोई विपरीत करार नहीं किया गया हो तब तक माल की जोखिम विक्रेता के पास रहती है, जब तक कि संपत्ति क्रेता को अंतरित नहीं की गई हो। किंतु जैसे ही संपत्ति क्रेता को अंतरित हो जाती है, चाहे उस माल का परिधान क्रेता को किया गया हो नहीं किया गया हो, माल की जोखिम क्रेता के पास रहती है। परंतु जहाँ की परिधान क्रेता या विक्रेता के कसूर या विलंब से हो जाता है, अब परंतु जहाँ की परिधान क्रेता या विक्रेता के कसूर मतलब फॉल्ट से क्या हो जाता है, विलंबित हो जाता है, वहाँ माल ऐसी किसी हानि की बाबत जो ऐसे कसूर के अभाव में नहीं हो तो उस पक्षकार की जोखिम पर रहता है जिसका कसूर है। तो धारा 26 के अनुसार जोखिम संपत्ति के साथ साथ रहती है। जोखिम जो है वह संपत्ति के साथ साथ रहती है। यदि संपत्ति क्रेता को अंतरित हो जाती है तो जोखिम भी क्रेता के पास चली जाती है। जैसे ही माल क्रेता को अंतरित हो जाता है तो जोखिम भी क्रेता के पास चली जाती है।
विक्रय में स्वामित्व क्रेता को चला जाता है, अतः जोखिम के लिए भी वह क्रेता ही उत्तरदायी माना जाएगा। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण वाद है एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी बनाम शालीमार केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट के वाद में उच्चतम न्यायालय ने माल की जोखिम के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया और न्यायालय ने ये अभी निर्धारित किया कि यदि विक्रेता क्रेता के राज्य में न हो, यदि विक्रेता क्रेता के राज्य में न होने पर अन्य राज्य में होता है तो उस राज्य से माल का डिस्पैच होते ही जोखिम क्रेता की हो जाती है। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया कि यदि विक्रेता क्रेता के राज्य में न होने पर अन्य राज्य में होता है तो उस राज्य से माल का जैसे डिस्पैच होता ही जोखिम क्रेता को संक्रांत हो जाएगी, जोखिम क्रेता को ट्रांसफर हो जाएगी। इस प्रकार माल की हानि के लिए क्रेता जिम्मेदार है, विक्रेता नहीं। जैसे ही माल का डिस्पैच हो जाता है जोखिम क्रेता को अंतरित हो जाती है। नेक्स्ट जो परिधान के संबंध में महत्वपूर्ण बात है वह है माल के परिधान का विक्रेता को हक होना चाहिए। जिस माल का विक्रेता विक्रय कर रहा है उसका परिधान करने को विक्रेता को हक होना चाहिए। इस संबंध में माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 27 में प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार यदि माल ऐसे व्यक्ति द्वारा बेचा जाता है जो उस माल का स्वामी नहीं है या स्वामी की सहमति प्राधिकार से उसे नहीं बेचता है तो क्रेता उस माल पर उस हक से बेहतर हक या स्वामित्व अर्जित नहीं कर सकता जितना विक्रय के समय विक्रेता के पास था। तो धारा 27 में जो प्रावधान दिया गया है वह इस सूत्र पर आधारित है कि नेमोडॉट कॉड नॉन हैवियट, अर्थात कोई भी व्यक्ति उससे बेहतर जो उसके पास है, जो स्वयं उसके पास है, हक अंतरित नहीं कर सकता। तो नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल विच ही हिमसेल्फ हैड। इस प्रकार एक व्यक्ति जो माल का स्वामी नहीं है किसी अन्य व्यक्ति को उस माल का स्वामी नहीं बना सकता। यदि कोई व्यक्ति माल का स्वामी नहीं है तो किसी अन्य व्यक्ति को उस माल का स्वामी नहीं बना सकता। अतः यदि किसी व्यक्ति के पास दोषपूर्ण स्वामित्व है तो अन्य व्यक्ति को भी दोषपूर्ण स्वामित्व ही मिलेगा, बेहतर स्वामित्व नहीं मिलेगा। तो नेमोडॉट कॉड नॉन हैविट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति उससे बेहतर जो उसके पास है उससे अच्छा हक वह दूसरे को नहीं दे सकता। यदि उसके पास में दोषपूर्ण हक है तो वह दूसरे को भी दोषपूर्ण हक ही देगा, उससे बेहतर हक प्रदान नहीं कर सकता। परंतु इसके कुछ अपवाद भी बताए गए हैं, जिसमें प्रथम अपवाद है वाणिज्यिक एजेंट द्वारा विक्रय। यदि माल माल्य की सहमति से वाणिज्यिक एजेंट द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में बेचा जाता है तो क्रेता उस माल पर पूर्ण हक अर्जित कर लेता है, बेटर हक अर्जित कर लेता है। शून्यकरण संविदा के अधीन कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय। यदि कोई संविदा शून्यकरणीय है और उसके अधीन कोई कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा अगर विक्रय किया जाता है, यदि शून्यकरणीय संविदा है तथा उसके शून्य करार से पहले माल किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है तो दूसरा पक्षकार अच्छा हक अर्जित कर लेगा, क्योंकि शून्यकरणीय संविदा शून्य घोषित होने तक वैध रहती है। धारणाधिकार विक्रेता द्वारा पुनः विक्रय। यदि असंदिग्ध विक्रेता ने माल पर धारणाधिकार अर्जित कर लिया है और वह माल पुनः विक्रय करता है तो क्रेता को अच्छा हक मिल जाता है। माल पड़ा पाने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय। यदि कोई व्यक्ति माल पड़ा पाता है और उसके द्वारा यदि माल का विक्रय किया जाता है तो क्रेता को बेहतर हक मिल जाएगा। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है वह है कीमत का संदाय। संविदा विधि का ये सामान्य नियम है कि कुछ अपवादिक दशाओं को छोड़कर बिना प्रतिफल के करार शून्य है। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा
25 में ये प्रावधान किया गया है कि बिना प्रतिफल के करार शून्य है। अपवादिक दशाओं को छोड़कर बिना प्रतिफल करार शून्य होता है। तो माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 4 की उपधारा 1 के अनुसार माल के विक्रय की सुविधा में भी प्रतिफल का होना आवश्यक है। तो माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 4 की उपधारा 1 के अनुसार भी माल के विक्रय की सुविधा में भी प्रतिफल का होना आवश्यक है। प्रतिफल का होना ही आवश्यक नहीं है, अपितु धारा 5 की उपधारा 1 के अनुसार कीमत का संदाय होना भी आवश्यक है। कीमत का पेमेंट ऑफ प्राइस होना भी आवश्यक है। यदि ये संदाय तुरंत किया जा सकता है या किस्तों में पूरी कीमत भावी किसी तिथि पर भी किया जा सकता है। तो ये संदाय तुरंत एक मुश्त या किस्तों में या पूरी कीमत भावी किसी तिथि पर संदाय की जा सकेगी। धारा 2 की उपधारा 10 में कीमत का धन के रूप में होना आवश्यक है। जो कीमत का जो संदाय किया जाता है उसका धन के रूप में होना आवश्यक है। यदि संदाय धन के रूप में नहीं किया जाता है और किसी अन्य वस्तु के रूप में किया जाता है तो वह समव्यवहार विक्रय नहीं होकर विनिमय कहलाएगा। माल विक्रय तभी माना जाता है जब माल के मूल्य की कीमत का भुगतान मुद्रा मतलब मनी में किया जाता है, और यदि जब माल धन के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के बदले में किया जाता है तो वह समव्यवहार विक्रय नहीं होकर विनिमय एक्सचेंज कहलाता है। नेक्स्ट जो विक्रय की सुविधा का आवश्यक तत्व है वह है अन्य कोई भी अभिव्यक्त तथा विविक्षित शर्तें जो पक्षकार करते हैं उनका भी पूरा किया जाना आवश्यक है। तो माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 4 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि विक्रय की सुविधा आत्यंतिक या सशर्त हो सकेगी। विक्रय की सुविधा में अनेक निबंधन हो सकते हैं जिनका भी पूरा होना आवश्यक है। तो विक्रय की सुविधा में दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। पक्षकारों का सुविधा करने के सक्षम होना आवश्यक है और पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति होना आवश्यक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण आवश्यकता माल का परिधान भी विक्रेता से क्रेता को होना आवश्यक है। तीसरा जो आवश्यक तत्व था कीमत का संदाय होना आवश्यक है और कोई अन्य अभिव्यक्त तथा विविक्षित शर्तें विविक्षित शर्तें जो पक्षकारों ने क्रेता विक्रेता ने तय की गई है उनका भी पूरा होना आवश्यक है। थैंक यू।